तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट वर्ल्ड की नई हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो गाइस हम लोगों को 6 सब्सक्राइबर्स और चाहिए। तो हम लोग जैसे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होकर मान के चलो, अगर संडे तक हो गए तो हम एक घंटे का वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड का एपिसोड ले आएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी थोड़ी इंटरेस्टेड बने रहे। तो संडे संडे को एपिसोड लेकर आया करेंगे हम लोग वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड के, पीएलएस मार्शल गॉड के। आप बताइए करिएगा किससे लेगा। ठीक, चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले पिछले एपिसोड जरूर देखें। नहीं देखा है तो जाकर देख लो, नया एपिसोड आपको समझ नहीं आएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कुछ लोग सिर हिलाकर बोलते हैं, एम्परर क्लैंस के बराबर खड़े होने के बाद भी गू क्लैन आखिरकार एम्परर क्लैन नहीं है। यही वजह थी कि कई लोगों को 6 यंग एम्परर्स कहना ठीक लगता था, लेकिन अगर गू क्लैन के गू होंग को उस लिस्ट में ऐड किया जाता तो सीन थोड़ा ऑकवर्ड लगता। और इसी मोमेंट पर होंग की आवाज़ के साथ पूरा स्टोन वैली कांप उठता है। फेरी लाइट और ज़्यादा वायलेंट हो गई, रंग और तेज, जैसे पूरी वैली यिन यान फर्नेस को निगलने वाली ऐसी हो चुकी थी। मल्टी कलर डिवाइन लाइट चारों तरफ से फैल गई थी। टेम्परेचर इतना टेरिफाइंग था कि हवा तक जलती हुई महसूस हो रही थी। ये कोई मैन मेड दाव फ्लेम नहीं थी। ये फायर पहले से स्टोन वैली का हिस्सा थी, बस अब थोड़ा सा ट्रिगर हो चुकी थी और पूरी जगह आग का समंदर बन गई थी। इस फेरी लाइट को लेकर कई थ्योरीज थी। जैसे कुछ लोग मानते थे कि ये जगह एक दाव कॉम्प्रिहेंशन होली लैंड है जहाँ टेंगिबल ग्रेट दाव ट्रेसेस जमीन के अंदर दबे हुए हैं, जो अंडरग्राउंड रॉक फ्लेम्स के साथ मर्ज होकर दाव फ्लेम्स बन गए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गू क्लैन के एंशिएंट एंसेस्टर, जो कभी ट्रू ड्रैगन्स के साथ लड़ा था, यही सालों तक मेडिटेशन रिफाइन करता रहा और यही दाव कॉम्प्रिहेंशन किया था। उसकी व्हील उसकी दाव स्टोन वैली में इनग्रेव हो चुकी थी, मतलब वही इम्प्रिंट छूट चुकी थी, ठीक है। इसलिए यहाँ की फ्लेम्स इतनी टेरिफाइंग और सुप्रीम लेवल की थी। यंग यांग फर्नेस हवा में फ्लोट कर रहा था, ऊपर नीचे हिलता हुआ जैसे पानी में तैर रहा हो। असल में वो ग्राउंड से ऊपर मिड एयर में था और दाव फ्लेम्स की पूरी इंटेंसिटी झेल रहा था। अगर सभी डिवाइन मेडिसिन, रेयर ओर्स और प्राइसलेस मटेरियल्स का एसेंस रिफाइन हो रहा था अंदर, मतलब, ठीक है। ये फर्नेस मिस्टीरियस भी था और टेरिफाइंग भी था। इंपीरियल पास से लाया गया ये फर्नेस गू क्लैन का सुप्रीम ट्रेजर था। फॉरेन साइट में भी ये टॉप रैंक्ड ट्रेजर में गिना जाता था। ऐसे ट्रेजर्स जो अनडाइंग किंग्स को भी लालच में डाल सकते हैं ठीक है। अगर गू क्लैन इस फर्नेस से अटैच्ड नहीं होता तो शायद कब का कोई इमॉर्टल किंग आकर इसे जबरदस्ती छीन चुका होता। मतलब यही ये ना सर कि वो है, मतलब फरते हैं कि उस गू क्लैन का ब्लड लाइन या फिर उसके अंदर के ही लोग ना उस टेक्निक को, मतलब इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है। वैली के एंट्रेंस पर खड़े लोग इस फर्नेस को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ब्लरी थी। दाव लॉस ऑर्डर और रेगुलेशन के लपेटा हुआ और सिंपल और एंशिएंट डिज़ाइन के बावजूद उसमें एक ग्रैंड ऑरा थी। ये फर्नेस एंडलेस टाइम की कोरिजन झेल चुका था। काउंटलेस एक्सपर्ट्स के दाव वेबटाइज हो चुकी थी और फिर भी इम्पेरिसेबल रहा था ये फर्नेस। इसीलिए कोई भी सिर्फ इसे एक मेडिसिनल फर्नेस नहीं मानता था, ये एक लिविंग रेलिक की तरह था। एक अफवाह ये भी थी कि गू क्लैन का ग्रेट एंसेस्टर अभी तक जिंदा है, लेकिन उसकी बॉडी इसी फर्नेस की मदद से ही एग्जिस्ट कर पा रही है। कहते हैं उसकी बॉडी यहीं वैली में दफनाई गई है। जैसे ही ये बातें छेड़ी गई, गू ये का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। ये गू क्लैन का ओल्ड वाउंड था, मतलब मेंबर था, ठीक है। एक मैचलेस किंग का पाथ किसी ने बीच में रोक दिया और उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि गू क्लैन आज तक उस शैडो से बाहर नहीं आ पाया। मतलब एक मैचलेस शैडो था, ठीक है, मतलब एक्सपर्ट था जिसके रास्ते को बीच में ही काट दिया गया। मतलब जैसे सियाह को रोकने की कोशिश की ना, वैसे ही, और मतलब वो लोग कामयाब हो गए थे। इस वजह से ये अभी भी इतनी ही पावरफुल है, बढ़ नहीं रहे अपने, ठीक है, बढ़ नहीं रहे अपने पावर लेवल से आगे, ऐसा है। सब लोग चुप रहो, गू ये ठंडे आवाज में बोला। उस मोमेंट पर इवन एम्परर क्लैंस भी चुप हो गए। वैली एकदम साइलेंट हो गई। फर्नेस के अंदर दिखाया जाता है सी हाउ की कॉन्शियसनेस वापस आ चुकी थी। अगर वो अनकॉन्शियसनेस होता तो शायद बिना महसूस किए ही पूरी तरह रिफाइन हो जाता। अब उसे पता चल रहा था कि वो अकेला नहीं है और बाहर क्या हो रहा है ये सब भी उसके सेंसेस में आ रहा था। गू क्लैन का बिट्रेयल, उसके पीछे कोई और हिस्ट्री थी। कौन था जिसने गू क्लैन के एंसेस्टर का किंग पाथ रोक दिया था, ये बात किसी को नहीं पता था। लेकिन ये
ये सब सोचने का टाइम नहीं था। भाई देखो, जिस हिसाब से ना स्टोन क्लाइम से मतलब ये गूगल नफरत कर रहा है ना, मुझे लगता है ना सीहाव के एंसेस्टर्स नहीं, इनकी फाड़ी रही होगी ज़बरदस्त। जब मतलब गद्दारी करके भागे होंगे ना, तब उन्होंने फाड़ी होगी इनकी, ऐसा लग रहा है मुझे तो। इसीलिए तो इतनी नफरत है यार। छोड़ो, बस थ्योरी है, ठीक है। लेकिन ये सब सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि उसकी बॉडी भी अब भी एक्सट्रीम डेंजर में थी शिहाब, ठीक है। यिंग और यांग एनर्जीज का प्रेशर इतना सफोकेटिंग था कि उसकी हर सांस एक बैटल लड़ रही थी, ऐसा लग रहा था मानो। यिन यान फर्नेस की वॉर सिंपल थी, लेकिन उनसे निकलने वाली पावर जैसे उसे कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करना चाहती हो। ऐसा हसीआओ की बॉडी पर सुप्रीम बींग्स के लगाए हुए सील्स ना होते तो वो कब का बॉडी और सोल दोनों से इनहिलेट हो चुका होता। उसकी बॉडी के अंदर परफेक्ट ग्रेड दाव के टूटने के बाद बची हुई ट्रेसेस ब्रोकन चेन्स ऑफ ऑर्डर अब एक्टिवेट होने लगी थी, और तब हॉन्ग की आवाज़ के साथ ब्लेजिंग हीट का एक वेव आया। दाव फ्लेम्स ने सी हाउ को पूरी तरह लपेट लिया। अब क्लियर हो चुका था, सी हाउ यांग फर्नेस में था और बाकी सब यिन फर्नेस में। यांग साइड पर हीट इतनी ज़्यादा थी कि सेल्फ सेवरिंग एक्सपर्ट भी राख बन जाए। दूसरी तरफ यिन एनर्जी थी जिसे एंड्योर किया जा सकता था। सी हाउ की साइट पहले ही एक्टिवेट कर दी गई थी, वो प्राइमरी सेक्रीफाइस था, मतलब वही इसके लक को ना उससे देने वाले थे, ठीक है। अपनी जलती हुई बॉडी के बीच सी हाउ ने दूसरी साइड देखी। उधर थे वो कून, सभी लोग थे, मतलब ठीक है, 6 किंग्स थे। इसमें ही जिम नहीं है ना, क्योंकि वो एम्परर क्लैन नहीं है। और एक यंग लेडी थी जिसे वो पहचान नहीं पाया। फिर बैंग की आवाज़ के साथ यिंग यांग फर्नेस गूंज उठा, जैसे कोई गोल्डन बेल बज उठा हो। उस साउंड के साथ ही दाव ऑरा फैल गया। फर्नेस के अंदर लोग एक वाउंड रफ, ठीक है, दाव कॉम्प्रिहेंशन स्टेट में चले गए। नहीं हो यार, सेल्फ अवेकनिंग वाले, ठीक है। ये फर्नेस सच में सुप्रीम था। कचैक की आवाज़ के साथ सीहो की बॉडी के सीक्रेट्स बाहर खींचने लगे। ब्रोकन दाव लॉस इंसेंट रेसेस सब रिवाइव होने लगे। यिंग यांग फर्नेस सब कुछ यिन और यांग में तोड़कर एनालाइज कर रहा था। ये एक मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन थी। सीहाउ एनर्जी का एक हेजी स्पेयर में बंद हो गया। बाहर गुई ने कहा, ये उन बच्चों का मौका है जो समझ रहे थे, वो जानते थे कि क्या होने वाला है। सीहाउ के बॉडी में जो दाव ट्रेसेस थी वो कंप्लीट ग्रेड दाव के सबसे प्योर रेमेंट्स थे। अब उन्हें रिफाइन करके दूसरे लोग हासिल करने वाले थे। दूसरी साइड 6 यंग एम्प्रस और गु होंग ने आंखें खोल दी। वो सीहाउ को देख रहे थे। उनके लिए ये जैसे हेवनली दाव का लेक्चर था। सीहाउ का पाथ, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी डेस्टिनी, सब उनके लिए एक रेफरेंस बनने वाले थे। इसलिए उनके एल्डर्स ने ये ब्रूटल डिसीजन लिया था, नॉट टू कॉपी हुआंग बट उसे दबाने के लिए, मतलब उसे कॉपी नहीं, उसे दबाने के लिए, ठीक है, ताकि हमारे लोग भी और ताकतवर बन सके। यिंग और यान एनर्जी रेजोनेट करने लगी। डिवाइन मेडिसिन, किंग ब्लड स्टोन, ईयर फ्रूट्स सब रिफाइन होकर उनके बॉडीज में नर्चर हो रही थी। ये एक ऐसा मोमेंट था जहाँ नेचुरल लक फॉरबिडन फोर्सफुली सीज की जा रही थी, मतलब वही निकाली जा रही थी, ठीक है। और स्टोन वैली का सुप्रीम बींग सिर्फ एक चीज देख रहा था, क्या हुआंग का दाव इन सब को एक और लेवल तक आगे ले जा पाएगा या नहीं। इधर स्टोन वैली के बीच यिंग यांग फर्नेस लगातार कांप रहा था, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर उठता कभी नीचे गिरता। हर मोमेंट के साथ ये हेवन एंड अर्थ के नेचुरल लॉस को खींच रहा था। फर्नेस के इर्द गिर्द हेवन के डिफाइन चेन्स ऑफ ऑर्डर घूम रहे थे। इसी मोमेंट पर यह सिर्फ एक ट्रेजर नहीं लग रहा था, ये एक सुप्रीम बीइंग का मैनिफेस्टेशन लग रहा था। सब लोग सांस रोके देख रहे थे। अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाती तो फर्नेस के अंदर बैठे यंगस्टर्स हेवन डिफाइंग बेनिफिट्स हासिल करने वाले थे। इसीलिए हर कोई दिल से मान रहा था, यिंग यांग फर्नेस सच में एक सुप्रीम ट्रेजर है, ऐसा ट्रेजर जो अनडाइंग किंग्स को भी हिला दे। डैंग की आवाज़ के साथ फर्नेस एक बार फिर जोर से गूंज उठा। उसकी आवाज़ लंबी और भारी थी, जैसे कोई एंशिएंट बेल पूरी दुनिया को बजा रहे, मतलब दुनिया में बज रही हो, ठीक है। दाऊ साउंड हर दिशा में फैल रही थी। कई लोगों के दिल कांप उठे, कुछ लोग तो वही बैठ गए दाव कॉम्प्रिहेंड करने के लिए और कोशिश कर रहे थे। ये एंशिएंट फर्नेस बेहद मिस्टीरियस थी, उसकी माइट का कोई जवाब ही नहीं था। यिन और यान एनर्जीज फर्नेस के अराउंड घूम रही थी, एयर में ऊपर नीचे उठती गिरती हुई चारों तरफ, मतलब हिल डुल रहे थे, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया ग्रेट दाव आरा और ज़्यादा ठीक होती चली गई, इतनी ज़्यादा कि इवन सुप्रीम बींग्स का मन हिल गया। धीरे धीरे और लोग बैठ गए और कॉम्प्रिहेंशन करने की कोशिश करने लगे। पूरा वैली बिल्कुल शांत हो गया, कोई बोल नहीं रहा था। सबको लग रहा था जैसे
ये शायद उनकी जिंदगी में देखा गया नंबर 1 ऑफ 1 सुप्रीम ट्रेजर है। व्यू की आवाज़ के साथ हेवन एंड अर्थ के बीच पर्पल एनर्जी के स्ट्रिक्स गिरने लगे। ये ग्रेट दाव के डिसेंट था, कभी लोटस के डिज़ाइन में, कभी इंस्टेंट स्क्रिप्चर साउंड्स के रूप में और ग्रैंड होती चली गई। लेकिन ये सब किसी के लिए बर्दाश्त के बाहर था। कुछ लोगों ने खून उगल दिए, उनकी बॉडी कांप उठी। दाव साउंड्स उनके लिए वेपन बन गए थे। इवन सुप्रीम बींग्स ने जब सीक्रेटली दाव को फील करना चाहा, उनके ब्रोस के बीच तेज दर्द उठा। उन्होंने तुरंत रुकने ही बेहतर समझा था। इसी मोमेंट पर गुई ने वार्निंग दी, सावधान रहो, यिंग यांग फर्नेस के साथ हार्मोनाइज करने की कोशिश मत करो। ये ग्रेट दाव डिराइव कर रहा है, मतलब ये निकाल रहा है, ठीक है, सिहाव के अंदर से। इस फेज में ये एक्सट्रीमली डेंजरस है। ये हर किसी के लिए नहीं बना। वो जानता था बाहर से फर्नेस काम और डिवाइन लग रहा है, लेकिन असल में ये एक डिजास्टर जोन में था। हर शेक के साथ लोगों की सोल्स तक कांप रही थी। आखिरकार एम्परर कैन के सुप्रीम बींग्स के फेसेस भी सीरियस हो गए। सबके पीछे हटने का ऑर्डर दिया गया। स्टोन वैली खाली हो गई। सिर्फ सबसे पावरफुल एक्सपर्ट से दूर खड़े देख रहे थे। अंदर का सीन और भी टेरिफाइंग था। कायोटिक एनर्जी गरज रही थी। नेचुरल लॉज एक दूसरे से टकरा रहे थे। सन एंड मून जैसे हिल गए, ठीक है, हिल गए। हेवन एंड अर्थ क्रैक होने लगे। सिर्फ एक सेक और इतना बड़ा इम्पैक्ट हो चुका था। लोगों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। गुई ने कामली कहा, घबराओ मत, ये वैली फर्नेस का रेस्टिंग लैंड है। ये यहीं तक लिमिट रहेगी, मतलब यही से यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। तो ठीक है, इसी मोमेंट पर सब समझ गए कि आउटसाइडर्स का फर्नेस से कोई फेथ कनेक्शन नहीं होता। ये ट्रेजर अपॉर्चुनिटी भी है और एक रिस्क भी। ये उनका चांस है, गुई ने शांत आवाज़ में कहा। अगर फेल हुए तो ये फेथ का डिसीजन होगा। फिर हमें फर्नेस के अंदर दिखाया जाता है। बाहर के कॉम्प्रिहेंशन में सिचुएशन ज़्यादा स्टेबल थी, अंदर मतलब ज़्यादा स्टेबल थे, ठीक है। यिंग और यांग एनर्जीज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रही थी। यही पावर वर्ल्ड का कंप्लीट ग्रेट दाव समझा सकती थी। दाव टू वन, वन टू टू, ठीक है, मतलब ये एक लाइन है। यिंग और यांग सब डिराइव हो रहा था, से सब डिराइव हो रहा था, मतलब वही निकल रहा था, ठीक है। यही वजह थी कि यिंग और यांग फर्नेस इतना हेवन डिफाइंग माना जाता था। सुहाव अभी भी हिल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी बॉडी वायलेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही थी। फर्नेस उसकी बॉडी के साथ रेजोनेट कर रहा था। अंदर मौजूद ग्रेट दाव ट्रेसेस को छेड़ रहा था। बैंग 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 की आवाज़ आ रही थी। सिहाव की बॉडी के अंदर फर्नेस घूमने लगा। फर्नेस के अंदर सिहाव की बॉडी घूमने लगी, ठीक है। उसी टाइम पर यू यू वू किन चीक मैंगहोंग सुओगू गूहोंग सब अपनी अपनी जगह पर घूमने लगे। फर्नेस ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट डिवाइन ग्लास जैसा हो गया था। एक मैसिविन और यांग वॉटेक्स बन गया। कचैक की आवाज़ के साथ सिहाव की बॉडी के अंदर कुछ टूटने लगा। ब्रोकन डिवाइन चेन ऑफ ऑर्डर एक्टिवेट हो गए। नेचुरल लॉस ऊपर से डिसेंड करने लगे। स्क्रिप्चर साउंड्स अब उनके लिए बिल्कुल पास थे। किंग कुन गू होंग यूयू ची मैंगोंग सब का मन हिल गया था। उन्हें पता था ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सिहाव की बॉडी के अंदर ग्रेट दाव ट्रेसेस एक जगह कंडेंस होने लगे और तब उन्होंने देखा एक सीड, एक छोटा सा दाव सीड। इसी के लिए फर्नेस बार बार कांप रहा था, लेकिन ये सब टेम्पररी था। कोई भी इसे परमानेंटली ग्रैप नहीं कर सकता था। सिहाव के लिए भी ये एक गैम्बल था। नेचुरल लॉस उस पर टूट पड़े बैंग के साथ। सिहाव चीख उठा। सिहाव की बॉडी इंच बाय इंच टूट रही थी। फिनिक्स ब्लड ने उसे रिवाइव किया, फिर दाव ने उसे दोबारा तोड़ दिया था। साइकिल रिपीट हो रही थी। गुयू ने कामली कहा, दूसरे वर्ल्ड से आकर अपना ट्रू बॉडी यहाँ रिफॉर्ज करना, ये 99% डेथ का रास्ता होता है। सिहाव भी ये समझ चुका था। और तब डार्क लाइट उभर आई, ठीक है। फिनिक्स ब्लड के अंदर छुपी हुई करप्शन उसने सिहाव को दोबारा तोड़ दिया। यिंग यांग फर्नेस में उस डार्क लाइट को सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन प्रोसेस और भी ज़्यादा ब्रूटल हो गया। अंत में सिहाव बैठ गया, खून से भरा हुआ, और एक डिसीजन लिया, कट। उसने फिनिक्स ब्लड और डार्क लाइट दोनों को अपने बॉडी से अलग कर दिया। सब लोग शॉक में आ गए। इतनी प्रीशियस ब्लड लाइन, और वो उसे छोड़ रहा था। लेकिन सिहाव का पाथ प्योर था। वो बोरोड
ब्लड पर नहीं, अपनी खुद के ट्रांसफॉर्मेशन पर बिलीव करता था। वही मतलब किसी और से मिले हुए ब्लड पे नहीं, खुद पे रिलाय करता था। ठीक है, अगर फ्यूचर हुआ तो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के साथ, वो कहता है। और इसी डिसीजन ने उसे इस मोमेंट को और भी हैवी बना दिया था। सी हाउ है भाई। इसी वजह से हमें बताया जाता है इस मोमेंट पर सी हाउ की बॉडी लगभग खत्म हो चुकी थी, उसकी स्किन फटी हुई थी, बोन्स क्रैक हो चुकी थी। हर थोड़ी देर में ग्रेट दाव उससे दोबारा क्रश कर रहा था, और दाव की हर स्ट्राइक जैसे उसे कह रहे हो तुम इस वर्ल्ड के नहीं हो। लेकिन सी हाउ रुकता नहीं, क्योंकि वो सी हाउ है। वो हर बार टूट कर फिर से खुद को जोड़ रहा था, हर पेन को एक ट्रायल मानकर इंड्योर कर रहा था। ये सिर्फ एक सफरिंग नहीं थी, ये एक डिसीजन था। सी हाउ पहले ही दूसरे वर्ल्ड से यहाँ आया था। दूसरा सपना सिर्फ उसका सपना सिर्फ एक था, कंप्लीट द लॉस के साथ अपना ट्रू बॉडी रिकंस्ट्रक्ट करना। अब वो गोल बिल्कुल सामने था, लेकिन इस वर्ल्ड का एक रूल था, अगर तुम यहाँ पैदा नहीं हुए या यही कल्टीवेट नहीं किया तो वर्ल्ड तुम्हें आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। नॉर्मली फोर्सफुली ट्रांसफॉर्मेशन करना सीधे मौत की तरफ लेकर जाता है, लेकिन सी हाउ नॉर्मल नहीं था। पहले उसने इमॉर्टल प्लेटफॉर्म माउंटेन पर फिनिक्स ब्लड के साथ रिफाइनमेंट फेज झेला था। वहाँ उसकी बॉडी जलाया गया, तोड़ा गया, फिर फिनिक्स फ्लेम्स ने दोबारा रिफॉर्ज किए उसकी बॉडी के, और अब यिंग यांग फर्नेस में उसे एक और बार रिफॉर्ज किया जा रहा था। ये कोई एक मोमेंट का मिरेकल नहीं था, ये ग्रेजुअल फुलफिलमेंट ऑफ हिज विल थी। मतलब यार इसके किस्मत का खेल था, मतलब ठीक है, उसके विल का। बाहर स्टोन वैली के सेंटर को देखते हुए गुई की आंखें चमक उठी। उसकी नज़र में टॉर्च जैसी ब्रिलियंस थी। वो धीरे से बोलता है, ये बच्चा सिंपल नहीं है, ये सच में सक्सीड करने वाला है। एक एम्परर क्लैन का सुप्रीम बींग ने मुस्कुरा कर कहा, सिर्फ हुआंग ही नहीं, बाकी बच्चों के बेनिफिट्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्रेड दाओ सुनना और ट्रू बॉडी का एक बार दोबारा रिफॉर्ज होना, फ्यूचर में इनकी लिमिट्स नहीं होगी, मतलब इनकी लिमिट टूट जाएगी। ठीक है, सच में ये एक विन विन सीन लग रही थी। ठीक है, सभी एक्सपर्ट्स यिंग यांग गॉडेस के साथ घूम रहे थे। दाव लाइट बार बार उनके बॉडीज पर गिर रहे थे, दबा गबा गबा की आवाज़ आ रही थी, जैसे पुरानी बॉडी तोड़कर नई डिवाइन बॉडी बन रही हो। ये सब इस वर्ल्ड में पैदा हुए थे, ये एक्सपीरियंस पहले भी कर चुके थे इसे, लेकिन इस बार ये डीपर, हैवियर और ज़्यादा पावरफुल था। और इसका एक ही रीज़न था, सिर्फ और सिर्फ हुआंग, वन एंड ओनली। उसकी प्रेजेंस की वजह से ही सबको एक और चांस मिला था। सब कुछ देखकर सी हाउ बिल्कुल फोकस में था। उसने किसी और की प्रोसेस पर ध्यान नहीं दिया। ये वर्ल्ड का ग्रेट दाव था, वो सिर्फ इसे बोरो कर रहा था अपनी बॉडी को रिफाइन करने के लिए। उसने किसी को रोका नहीं, क्योंकि वो जानता था ये लोग इस वर्ल्ड के दाव से उससे ज़्यादा फेमिलियर है। इसी बीच सी हाउ का माइंड में एक थॉट आया, अगर मैं और एंशिएंट वर्ल्ड्स में जाऊँ और ज़्यादा जगह अपने आप को शार्पेन करूँ तो शायद मैं अनइमेजिनेबल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकता हूँ। ये करेगा भाई, और जब करेगा ना सबकी फटेगी, पता है। जब ये सुप्रीम बींग्स देखे ना उनकी हालत ख़राब होगी, मैं बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, अभी भी डेंजर कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन उसके माइंड इन्वॉल्व हो चुका था। नाइन हेवन साइड एक डैमेज वर्ल्ड थी, और ये एक कंप्लीट ग्रेट था वर्ल्ड थी। सी हाउ ने दोनों का एक्सपीरियंस ले लिया था, और अब उसे समझ आया वर्ल्ड चेंज हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन ट्रू सेल्फ इटर्नल होती है। ये रियलाइजेशन सी हाउ के लिए हैवी थी। उसने क्लियरली सोचा, अगर इवन कंप्लीट ग्रेट दाव वर्ल्ड भी एक दिन ख़त्म हो सकती है तो सिर्फ उन पर डिपेंड करके दाव अचीव करना गलत है। इसी मोमेंट पर उसने अपना पाथ डिफाइन कर लिया था या खोज लिया था। यूजिंग द बॉडी एज अ सीट, वही बॉडी एज अ सीट वाले पाथ। ठीक है, दाव बाहर से नहीं अंदर से आएगा, सेल्फ मेड। इसी वजह से अब जब वो इस वर्ल्ड का नेचुरल लॉ को ऑब्जॉर्व कर रहा था, उसकी एक्साइटमेंट कम हो चुकी थी। वो सिर्फ एक चीज़ कह रहा था, मैं दाव को अपने अंदर से ढूंढूंगा। सी हाउ के कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बेटर होने लगी। यिंग यांग फर्नेस कंडीशन, यार कॉन्फिडेंस कह रहा हूँ, बेटर होने लगी। ठीक है, यिंग यांग फर्नेस घूम रहा था सबको प्रोटेक्ट करते हुए। यिन और यांग एनर्जी सब को सेफ ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे थे। सी हाउ ने टेस्ट किया, उसकी क्रैक्ड फोरहेड हील हो गई, प्रिमोडियल स्पिरिट स्टेबल हो गई, फर्ने फ्रंटल बोल स्पार्कल करने लगी, वही मतलब हड्डी, ठीक है, स्पार्क कर रही थी, टकरा रहे थे आपस में। उसकी बॉडी एक और लेवल तक रिफाइन हो चुकी थी। नेचुरल लॉस का प्रेशर अब उतना वायलेंट नहीं रहा। बाहर किसी ने धीरे से कहा, हेवन का नेचुरल लॉस अब विड्रॉ कर रहे हैं। ग्रेट ताओ का फॉल लॉन्ग टर्म मेंटेन नहीं हो सकता।
ये अपॉर्चुनिटी टेम्पररी थी, जितना मिलेगा उतना ही मिलेगा। ट्रू बॉडी का रिक्रिएशन ये खुद में ही एक नेचुरल लक था। और तब डेंजर सियाहो को तुरंत सेंस हुआ, फर्नेस के अंदर किसी ने उस पर एक्शन लेने की कोशिश की है। एक मिस्टीरियस ऑरा उसके बॉडी के सीक्रेट्स को देखने की कोशिश करने लगी। बाहर गुयू का एक्सप्रेशन तुरंत कोल्ड हो गया। वो एम्परर क्लैन को सुप्रीम बीइंग की तरफ देख कर बोला, अनडाइंग डिग्री लेकर आए हो? फर्नेस के अंदर एक वेपन कंट्रोल डिग्री एक्टिवेट हुई है। एंशिएंट फर्नेस दोबारा ऑपरेट करने लगा। ये नॉर्मल बात नहीं थी, सिर्फ एम्परर क्लैन से ऐसा सीक्रेट ट्रेजर हैंडल कर सकते थे। मतलब वही सियाहो की बॉडी के सीक्रेट देखने की फिर से कोशिश की जा रही थी। ठीक है, इस बार फर्नेस जेंटल नहीं था, ये डोमिनेटिंग हो गया था। टारगेट सिर्फ हुआंग था, उसकी बॉडी के दाव ट्रेसेस को फोर्सफुली सीज करना। बाहर किसी सुप्रीम बीइंग ने कहा, बॉडी एज अ सीट देखते हैं इसके अंदर क्या राज छुपा है। ये थोड़ा ठंडा हो गया। ये मेरे क्लैन का सुप्रीम ट्रेजर है, लेकिन ट्राई करना हो तो कर सकते हो अगर। और वहीं से बिट्रेयल ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। यिंग और यांग एनर्जीज ने सियाहो को लॉक कर दिया। यूयू जोर से हंसा। हेवनली लॉज गैदर कर लिए, अब अपना पाथ कंप्लीट करना था उसको। वही डिग्री यूज की थी उसने। ठीक है, उसी ने मतलब यूयू ने डिग्री यूज की थी। ची मोंग हैंग भी किलिंग इंटेंट लेकर रेडी था। बाकी लोग भी देख रहे थे सीक्रेट समझने के लिए। और तब वैंग की आवाज के साथ फर्नेस ने मोमेंट बदला। पहले डिवाइन साउंड, फिर सडन वायलेंट लाइट, और अगले ही मोमेंट पर सब फट गए। बॉडीज रिप्ड अपार्ट, सीन हॉरिफाइंग था। बाहर सबके चेहरे सफेद पड़ गए। बैंक के साथ फर्नेस की लीड खुली। सुप्रीम बींग्स भाग कर आए। लोग बाहर गिरे, सबकी बॉडीज ब्रोकन, ब्लड टपकती हुई तो चुकी थी। मतलब यही यार, इन लोगों ने सियाहो पर कोशिश की लेकिन इनका ही बैकलेस मिले इन्हें। ठीक है, ये था। यूयू सबसे ज्यादा इंजर्ड था, उसकी बॉडी 2 टुकड़ों में थी। गुयू ने कामली कहा, गुयी ने, यिंग यांग फर्नेस जिंदा है, ये किसी डिग्री से कंट्रोल नहीं होता। अनडाइन डिग्री सेटर हो चुकी थी। फर्नेस दोनों वर्ल्ड्स के दाव को जानता था और सियाहो की सीट कंप्लीटली डिफरेंट थी, इस वजह से बैकलेस मिला था। ठीक है, जब तक फर्नेस उसे एंडलेस ईयर्स कैरी ना करे उस एग्जिस्टेंस को समझना पॉसिबल नहीं था। मतलब उसके कल्टीवेशन पाथ को। ठीक है, गियो ने फाइनल वर्डिक्ट दिया, मतलब एक आंसर दिया। ठीक है, कंटेंट रहना सीखो, सबको ट्रू बॉडी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, बेनिफिट्स छोटे नहीं हैं। सुप्रीम बींग्स अपने बच्चों को उठा कर ले गए, सबको हील हो ताकि सब हील हो सके। ठीक है, और तब सियाहो खड़ा हुआ, अभी भी इंजर्ड था लेकिन उसका कंट्रोल वापस आ चुका था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी, उसने अपने अंदर एक अनस्टॉपेबल पावर फील की। वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था वो। ठीक है, अरे यार वो लोग हैविली इंजर्ड बस हुए हैं ये बताया गया है, क्या पता उनको और भी मतलब उनके फटी पड़ी हो, लक छीनने की कोशिश में है और उनके लक पड़े, ऐसा हो सकता है। ठीक है, स्टोन वैली का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। गुयू मुस्कुरा रहा था, लेकिन यह मुस्कुराहट नॉर्मल नहीं थी। उसकी कमर झुकी हुई थी, सफेद बाल हल्की सी गोल्डन लाइट से लहरा रहे थे और वो एम्परर क्लैन के सुप्रीम बीइंग को देख रहा था। 6 यंग एम्परर्स को बधाई हो, तुम सबको फ्यूचर लिमिट्स हैं, तुम सबका फ्यूचर लिमिटलेस है, बोल रहा है यार। ठीक है, शायद तुम अपने क्लैंस के ग्रेट एंसेस्टर्स के बराबर भी पहुंच जाओ। यह सुनते ही सबके दिल में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई, क्योंकि ये बात कहना लायक नहीं होती। मतलब यार, मतलब एंसेस्टर के बराबर नहीं पहुंच सकते, ऐसा सब सोचते हैं। ठीक है, सुतुओ ब्लड लाइन का मिडल एज एक्सपर्ट तुरंत बोला, ग्रेट एंसेस्टर्स से कंपैरिजन, इस बात को यही छोड़ देना ही ठीक है। उसके यही तो इनकी दिक्कत है यार। ये लोग देखो, सियाहो क्या सोचता है, मैं सबसे पावरफुल हूँ, और ये लोग क्या कहते हैं, हम अपने एंसेस्टर के बराबर पहुंच ही नहीं सकते। यही तो दिक्कत है इन लोगों में। उसके शब्द सॉफ्ट थे लेकिन मतलब भारी था। इस वर्ल्ड में रैंकिंग बहुत स्ट्रिक्ट थी। अनडाइंग किंग्स मैचलेस होते हैं, उनका नाम लिए जाए तो प्रोजेक्शन उभर आता है। मतलब वही रेस्ट्रिक्टेड नेम्स थे। ठीक है, उनका वजूद सिर्फ पावर नहीं, लॉ इटसेल्फ होता है। और ये वर्ल्ड 9 हेवंस 10 अर्थ से कई गुना ज़्यादा बड़ा था। इसीलिए जब ची मेंग होंग, यूयू सूत और बाकी खड़े हुए, सबकी नज़र एक ही जगह गई, सियाहो। उनकी आंखों में ठंडक दौड़ गई और ठंडक के पीछे मर्डरस इंटेंट छुपी हुई थी। कुछ लोग उसे सच में मारना चाहते थे, खून में नहा कर निकले थे, वो अनस्टॉपेबल लग रहे थे। और कुछ लोग
और भी डेंजरस थे। वो सोच रहे थे हम स्ट्रांग हुए लेकिन हुआंग की वजह से। यह बात उनके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। इसी वजह से उनके अंदर एक ही ख्याल था, इस सोच को ही मिटा दो। तभी गुई की आवाज़ आई। बहुत धीमी थी लेकिन मीनिंग शार्प थे। राइजिंग गू उसने बात सिर्फ 2 शब्द बोले, बस तो, और सब समझ गए। राइजिंग गू एक फील्ड जगह में कई डिवाइन इंसेक्ट्स छोड़ दो, लड़ने दो, मरने दो, आखिर में सिर्फ एक बचे। मतलब यही था यार, यानी कि ऐसी जगह है जहाँ पर ना मतलब मरना है, ठीक है, यानी कि इंसेक्ट्स को छोड़ा जाएगा, अगर सी हाउ बच गया तो ठीक, वरना मर जाएगा, ऐसा, ठीक है। ये एनोलॉजी उन सबको चुभी। उन्होंने एक ही फर्नेस शेयर किया था और अब उन्हें एक एक्सपेरिमेंट कहा जा रहा था। ची मैंग होंग और यूयू के अंदर किलिंग इंटेंट गहरा हो गया और ज़्यादा। अगर ये बात बाहर आई उनके रेपुटेशन पर दाग लग जाता। और सच ये भी था, हुआंग ने उन्हें फ़ायदा दिया था, इसलिए उसे मिटाना उनके लिए ज़रूरी लग रहा था। थोड़ी देर बाद सब स्टोन वैली से निकल गए। बाहर लोग मुस्कुराते हुए बधाई दे रहे थे। गुयू ने हाथ उठाया और कहा, द फ्रेंड्स, आज का दिन सेलिब्रेशन का है, इमॉर्टल एंसेंट वाइन का इंतज़ाम है, साथ में पीते हैं। सबको गू क्लैन के सबसे एंशियंट लैंड में ले जाया गया। गोल्डन माउंटेन पैलेसेस पर बने हुए इमॉर्टल मिस्ट में लिपटे हुए, मतलब गोल्डन माउंटेन पर बने पैलेस इमॉर्टल मिस्ट से लिपटे हुए, ये वही जगह थी जहां सिर्फ अनडाइंग बींग्स का सबसे खास मेहमान आते थे। एनलैंड ब्लड लाइन का कल्टिवेटर खुद को रोक नहीं पाया। यहाँ तो विदाउट एंड इमॉर्टल किंग और रिइंकार्नेशन इमॉर्टल किंग भी आ चुके हैं। उसने कहा। सबका सांस थोड़ा भारी हो गया। फिर गुई सी हाउ के पास आया। मुस्कुराहट गरम थी लेकिन आंखें बहुत गहरी। लिटिल फ्रेंड, तुम बैटल के लिए पैदा हुए हो। फिर हुक्म दिया, इमॉर्टल वाइन लेकर आओ। जब जेड का वाइन जार आया, पैलेस में सन्नाटा छा गया। खुशबू इतनी गहरी थी कि लोग बिना पिए ही लड़खड़ा गए। कुछ लोग सीधा गिर गए। ये सिर्फ शराब नहीं थी, इसमें दाव लॉस थे। स्कारलेट किंग ब्लड लाइन का सुप्रीम बिंग एक कप के बाद ही बैठ गया। उसकी बॉडी दाव को डाइजेस्ट करने लग गई। पैलेस धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो गया। तब गु यी बोला, लिटिल फ्रेंड, मेरे साथ चलो। पैलेस के अंदर ची मेंग होंग ने आंखें खोली। उसने वाइन नहीं पी थी, उसकी आवाज़ जहरीली थी। गू क्लैन, तुम हमारी वर्ल्ड में रहकर इंपीरियल पास के साथ देना चाहते हो, अपनी क्लैन को मिटवाना चाहते हो। गू यी रुकता नहीं। वो सी हाउ को वहां स्टोन वैली ले गया। गू होंग भी साथ आया लेकिन गू यी ने रोक दिया। होंगर, यही रुको। अंडरग्राउंड जाते हुए सी हाउ ने पूछा, तुम मुझे क्यों ये सब दिखा रहे हो। गू यू ने थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हमारी ब्लड लाइन भी कभी 9 हेवेंस में पैदा हुई थी। उसकी आवाज़ नॉस्टैल्जिया और दर्द से भरी हुई थी। इमॉर्टल किंग्स हर जगह थे, अनडाइंग किंग्स गरज रहे थे, खून दोनों वर्ल्ड्स में बह रहा था। और तो फिर प्रेडिटर्स के हिसाब से वो सिर्फ एक स्मॉल बैटल था, यानी कि मतलब देखने के हिसाब से वो छोटी बैटल था, ठीक है। सियाओ का दिल थोड़ा टाइट हो गया ये सुनकर। असली वॉर इस एरा में आएगी। डार्कनेस सब कुछ ढक लेगी, हेवन गिरेंगे, ब्लड लाइन एरफ को भिगो देगा ब्लड, ठीक है। गुई का चेहरा एक्साइटेड भी था और डरा हुआ भी। और इसीलिए अगर हम इमॉर्टल किंग नहीं बने तो हम चीटी ही रह जाएंगे। सिंह ने सीधे सवाल पूछा, तो मुझे यह सब क्यों बता रहे हो। गू ये रुक गया, फिर उसकी आवाज़ ठंडी हो गई, क्योंकि तुम्हारी स्टोन क्लैन मेरे गू क्लैन की कर्जदार है। सी हाउ का शरीर ठंडा पड़ गया। तुम पर एक अनडाइंग किंग का कर्ज है। गू ये की कमर सीधी हो गई। उसने ये कहा, ठीक है, हमारा क्लैन का एक एंसेस्टर इमॉर्टल किंग बनने वाला था, लेकिन उसे स्टोन क्लैन के एंसेस्टर ने अटैक कर दिया था। सी हाउ के कमर में ठंडक दौड़ गई। फिर भी वो बोला, मेरी स्टोन क्लैन डेसोलेट बॉर्डर के लिए लड़ी, अगर अटैक हुआ तो वजह होगी। गू ये हंसा, लेकिन वो हंसी बिल्कुल भी गर्म नहीं थी। तब बैंक के साथ स्टोन वैली फट गई। अंडरग्राउंड रास्ता खुला। यिंग यांग फर्नेस अभी भी हवा में तैर रहा था। प्रेशर इतना ज़्यादा था कि फ्लैश फट जाने जैसा लग रहा था। गू ये सी हाउ को नीचे ले गया। बॉडी एज अ सीट, ये आइडिया इमॉर्टल एरा में आया था, इमॉर्टल इंस्टेंट में एरा में आया था। सी हाउ का दिल ये सुनकर जोर से धड़कने लगा। और मेरी गू क्लैन का एंसेस्टर उन लोगों में से था जिसने इस पॉसिबिलिटी को डिड्यूस किया था, मतलब वही एडॉप्ट करने की कोशिश की थी। रास्ते में
रास्ते के आखिरी में एक सिंपल स्टोन रूम था और कोई डेकोरेशन नहीं, कोई दाव स्क्रिप्चर नहीं। गुई अचानक घुटनों पर बैठ गया। बो डाउन। उसका माथा जमीन से लगा। ग्रेट एंसेस्टर्स, आज मैं एक सीड लाया हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। ये लड़का बॉडी एज अ सीड में सक्सीड कर चुका है, उसने कहा। मतलब सिहाव को ना अपने एंसेस्टर को भेंट कर रहा है साथ तक, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, कुछ हुआ है। बोला था ना मैंने कि सिहाव के एंसेस्टर्स ने कुछ कांड किए होंगे इनके क्लास के साथ, इसीलिए इतनी दुश्मनी भरी पड़ी है। देखा है, मुझे सब पता है। पूछो भाई, कुछ मैं बताऊंगा यार। इधर गुजी का माथा जमीन से लगा हुआ था। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई एक्टिंग नहीं। ये ट्रू बो डाउन था। ऐसा वो जो सिर्फ उस इंसान के लिए होता है जिसमें टाइम भी झुक गया। हाँ? जिसके सामने टाइम भी झुक गया, रिवर ऑफ टाइम। ठीक है, सिहाव का एक्सप्रेशन बदल गई। वो आसपास देख रहा था। ना कोई बाउंडलेस प्रेशर, ना कोई सुप्रीम ऑरा जो सांस रोक दे। स्टोन डोर बिल्कुल बंद थी। न डिवाइन फोर्स, न दाव लॉस। सब कुछ इतना ऑर्डिनरी था कि दिल को और ज्यादा बेचैनी हो रही थी। और तब स्टोन डोर कांप उठी। किसी हाथ ने नहीं, किसी पावर से नहीं, सिर्फ विल ने उसे खोला। अंदर का सीन और भी ज्यादा सिंपल था। एक स्टोन बेड और उस पर बैठा हुआ एक एल्डर। यही कुकलैंड का ग्रेट एंसेस्टर था। वो बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी बेहद लंबा लग रहा था। बैक सीधी थी, हम बहुत ही ठीक है, बहुत ही टाइम के निशान चेहरे पर साफ देख रहे थे। स्किन अब चमकती नहीं थी, लेकिन आईब्रोज अभी भी स्वॉर्ड जैसे तीखे थे। आंखें गहरी। भाई बहुत है, ठीक है, मतलब बहुत तारीफ की गई है। मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। सी हाउ समझ गया। जवानी में ये इंसान हीरोइक और मैचलेस रहा होगा, लेकिन अब कोई मैजिकल फ्लक्चुएशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बिल्कुल एक ऑर्डिनरी डिक्लाइनिंग ओल्ड मैन जैसा। और फिर भी यही वो था जो एनलैंड के सामने खड़ा हुआ था। ये वही था जो इमोर्टल किंग के दरवाजे पर रुक गया था। सियाओ के दिमाग में इंपेरियल पास का सीन फ्लैश हो गया। अनडाइंग किंग्स का एक ड्रॉप ऑफ ब्लड जो सिर्फ हवा में उठकर हेवन एंड अर्थ हिला देता था। और तब उसके सामने बैठा हुआ इंसान बिल्कुल शांत था, बहुत ही ज़्यादा शांत, जैसे सब कुछ ऑलरेडी देखा जा चुका हो। गू क्लैन का एंसेस्टर ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाथ उठाया, गू ये को इशारा किया। गू ये खड़ा हुआ और तब उसकी नज़र सिहाव पर पड़ी। सीधी, शांत, इमोशनलेस। लेकिन यही सबसे ज़्यादा डेंजरस था। अगर कोई सुप्रीम बीइंग तुम्हें स्टेयर करे और तुम्हारी रूह न कांपे, तो समझ लो वो अपनी पावर छुपा रहा है। इस लेवल पर सन एंड मून स्टार्स निकलने में एक सांस लगती है, मतलब सुप्रीम बीइंग लेवल पर, ठीक है। और फिर एंसेस्टर गू ने हल्का सा हाथ उठाया, सिर्फ एक उंगली। गू जी की बॉडी कांप गई, उसका खून उबलने लगा। वो समझ गया सीड पसंद आ गया है। सी हाउ की बॉडी तना हुआ था, मतलब पूरी तरह से न किलिंग इंटेंट थी, न डायरेक्ट प्रेशर था। और फिर भी दिल जोर से धड़क रहा था। उंगली सी हाउ के ब्रोस के बीच आई, प्रीमिडल स्पिरिट के बिल्कुल पास। अगले ही पल जला देने वाली गर्मी फैल गई। फोरहेड चमक उठा। फ्रंटल बोल से गरजती हुई आवाज निकली, थंडर। स्टोन क्लैन का ब्लड सिंबल उभर आया, इंपीरियल पास में, जैसे जिसे सीनियर मार्क कहा जाता था। यहाँ वो हेरिटेज था, मतलब बहुत पावरफुल था, ठीक है। और तब ग्लैन के एंसेस्टर के चेहरे पर पहली बार इमोशन आया। उसकी आंखें लाइटनिंग बन गई, वाइट फट गया। टाइम का लॉन्ग रिवर एक पल के लिए दिख गया। ये इमोशन नहीं था, ये लॉ का रिपल था, रिपल ऑफ लॉ। इंडीड ये स्टोन क्लैन का डिसेंडेंट है, उसने कहा। बस इतना बोला, लेकिन इस एक सेंटेंस ने हेवन एंड अर्थ को हिला दिया। आंखों में दुखी चमक थी, फिर ब्लेजिंग ब्रिलियंस आ गई, फिर गहरी उदासी। ये सब सिर्फ एक ब्रीथ में हुआ था। स्टोन रूम सेफ रहा, लेकिन बाहर कैओस इरप्ट हो चुका था। लाइटनिंग ने आसमान फाड़ दिया था, स्टार्स गिरने लगे, ब्लड रेन बरसा जैसे यूनिवर्स रो रहा हो। हॉरिजोन तक जमीन कांप गई, मतलब वही अंत तक, ठीक है, दुनिया के अंत तक। हॉरिजोन मतलब वही अंत मान के चलो तक। सब क्लैंस थर थर कांप गए, फिर सब कुछ शांत हो गया अचानक। ऐसा मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। स्टोन रूम में सन्नाटा छा गया। सी हाउ बॉस्ट्रिंग की तरह तना हुआ था, मतलब वही एकदम सीधा ना, धनुष की प्रत्यंचा होती है वैसे एकदम तन तन था, ठीक है वो। अगर फिज
करना है तो वो लड़ेगा, मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, ये उसका नेचर था। गू यी की आंखों में उम्मीद थी, अगर एंसेस्टर रिवाइव हो जाता तो इसे बेटर गिफ्ट क्या होता उनके लिए। लेकिन एंसेस्टर गू ने सिर्फ हाथ हिला दिया। आंखों में अकेलापन था, इमॉर्टल एंशिएंट का काउंटलेस बैटल की रिफ्लेक्शन थी। फिर बोला, अगर मुझे किसी और के सीट को लूटना पड़े तो मैं कभी यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। गुयू की बॉडी कांप गई। इस वर्ल्ड में गूक्लैन के लिए अब कोई जगह नहीं थी। गुयू ने फिर भी पूछा, क्या ये बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा? एंसेस्टर गू चुप रहे और अगले ही पल एक फॉर्मलेस फोर्स ने सी हाउ और गुयू को बाहर धकेल दिया। स्टोन डोर बंद हो गया। गुयू को अपने ग्रैंडफादर के शब्द याद आए, इमॉर्टल किंग्स के मैटर्स तुम समझ नहीं सकते। सरफेस पर आते ही सब सुप्रीम बींग्स ने घेरा डाल लिया। सबकी नज़र सिहाव पर थी, डर छुपा हुआ था। गू, ये तुमने क्या किया? रूमर्स याद आ रहे थे, एंसेस्टर गू, बॉडी एज अ सीट, स्टोन क्लैन का पास्ट, सब उन सबको याद आ गया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे शायद बॉडी सीज हो चुकी है। सिहाव की बॉडी में अब उन गू क्लैन का एंसेस्टर आ चुका है। लेकिन गू यी ने शांत आवाज में कहा, जो पास्ट और प्रेजेंट को ओवरलुक नहीं कर सकता वो इमॉर्टल किंग कैसे बनेगा? और फिर बोला, अगर हेवन के ब्लेड्स तुम्हें ककून कर दें, कोकून कर दे मतलब वही यार, बंद कर दे, ठीक है एक जगह, और तुम्हारे पास टाइम को निगलने की विल ना हो तो दाव डोर ही रहेगा। मतलब कुछ था मीनिंग, ठीक उनके हिसाब से। फिर भी सब सस्पिशियस थे। ट्रूथ इल्यूमिनेशन मिरर निकाला गया, मतलब वही सब सामने लाने वाला। सी ऊपर लाइट पड़ी, कुछ नहीं मिला। आखिरकार सब चल दिए। डोर, वर्ल्ड ट्री कांप उठा। स्टार्स उसकी शाखाओं में लटक रहे थे। इस ट्री की वजह से ये वर्ल्ड आज भी जिंदा थी, वर्ल्ड ट्री, ठीक है। और तब आउटर स्पेस से एक डिग्री उतरी, अनडाइंग किंग की डिग्री। सब सुप्रीम बीइंग फ्रीज हो गए। वर्ल्ड ट्री के थ्रू डिग्री आना सिर्फ एक मतलब रखता था, अब चीज़ें नॉर्मल नहीं रहेंगी और भी वर्स्ट होने वाली है सिचुएशन। इधर वर्ल्ड ट्री के थ्रू एक अनडाइंग डिग्री उतरा था। वो सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, वो एंशिएंट एरा का व्हील थी। हुआलाला, पता नहीं क्या लिखा है। जैसे ही डिग्री नीचे आई, मतलब फड़फड़ाते हुए, ठीक है, नीचे गिरा। वर्ल्ड ट्री के पत्तों के साथ साथ स्टार्स शिफ्ट होने लगे और सन एंड मून एक पल के लिए रुक गए। ये कोई फेनोमेनन नहीं थी, ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों पर अथॉरिटी दिखाने का तरीका था। नॉर्मली कोई भी वर्ल्ड ट्री के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। ये इस वर्ल्ड का प्रोटेक्टर, इसके रूट से निकलने वाली पावर डायरेक्टली रूल्स ऑफ हेवन से जुड़ी हुई थी। मतलब इस वर्ल्ड का प्रोटेक्टर था, ठीक है, वर्ल्ड ट्री। और जब डिग्री खुली, मेटल और सिल्वर जैसे कैरेक्टर्स चमक उठे। हर एक स्ट्रोक में अनडाइंग एसेंस थी। ये वो पावर थी जो बिना खुद आए ही दुनिया को झुका सकते थे। सुप्रीम बींग्स का चेहरा एकदम सीरियस हो गया, चाहे एम्परर क्लैन हो या किसी और जगह के। सबने लॉर्ड डिक्री को दोनों हाथों से रिसीव किया यार, रिवाइव करो, मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ पता है। इस मोमेंट ने एक चीज क्लियर कर दी थी, मॉर्टल दाव के पीक पर खड़े लोग भी अनडाइंग बनने के इक्वल नहीं होते। मतलब वही सभी लोग नहीं बन सकते, ठीक है, उनकी औकात नहीं होती। इस वर्ल्ड में लोग बहुत है, टेरिटरी वास्ट है, पर अनडाइंग एग्जिस्टेंस गिनती के हैं। और इसीलिए जैसे ही डिग्री पर पढ़ा गया, हुआंग को पर्दो किया जाए, एक हुआंग को पर्दो किया जाए, फिर ना पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है, पर्दो ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है, मतलब किया जाए। तो जैसे ही ये सीन पढ़ा गया, पूरा ये सीन फ्रीज हो गया। ये कोई डिसीजन नहीं था, ये फाइनल डिसीजन था। डिस्कशन नहीं है, फाइनल डिसीजन था, ठीक है। अगर कोई हुआंग को नुकसान पहुंचाता तो सिर्फ वो नहीं, उसका पूरा क्लैन इरेज हो जाता। मतलब वही, परेशान मत करो उसे, वरना तुम्हारी पूरी क्लैन को इरेज कर देंगे, ठीक है। ये एक डिग्री थी। सब लोग शॉक में थे। पहले हुआंग के लिए एटीट्यूड अनक्लियर था, अब ये एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन थी। मतलब वही देखो, गू क्लैन के बारे में पता चला उन्हें कि हाँ ऐसा ऐसा किया, तो समझ गया पूरा किस्सा, उन्हें अनटाइम बींग्स को समझ आ गया था, ठीक है। तो उन लोगों ने सीधा डिग्री भेज दी कि हुआंग को कोई टच भी नहीं करेगा। ये था ना, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन थी, पूरा क्लियरली बोल दिया गया था कि क्लैन को मिटा दिया जाएगा। ये हुआ था, ठीक है, डिग्री में लिखा था। सवाल सिर्फ एक था, इतना अचानक चेंज क्यों? जवाब धीरे धीरे सामने आया। ब्यूरियल लैंड में अनडाइंग किंग्स अभी भी बंद थे, लेकिन एनलैंड के उससे निकला एक ओल्ड सर्वेंट, वो ही सब कुछ बदल गया। ये कोई नॉर्मल सर्वेंट नहीं था, ये ओल्ड वुल्फ स्पिरिट थी, एनलैंड का गेट कीपर, मतलब पहरेदार, ठीक है। उसने सिर्फ एक बात रिपीट की जो एनलैंड ने पहले कह दी थी, वो लड़का जो रूट एंड वुडन चेस्ट ले गया इंटरेस्टिंग है, अगर मिले तो
इंटैक्ट लाया जाए। बस इतना कहना था, इतना कहना काफ़ी था। अनडाइंग बींग्स ने एक दूसरे को देखा और बिना एक टाइम वेस्ट किए डिग्री लिखी। वर्ल्ड ट्री के थ्रू पूरी दुनिया को नोटिफाई कर दिया। इसलिए हुआंग बच गया था, लेकिन बचना भी एक तरह का कर्ज था। जब एक सुप्रीम बींग ने कहा, यंगस्टर तुम सेफ हो, उसकी आंखों में साइन थी, पीटी थी मतलब, ठीक है, क्योंकि एक अनडाइंग किंग की नज़र में आना कभी गुड न्यूज़ नहीं होती। हुआंग ने को ना ब्लैक वाटर प्रिजन भेजा गया, न वॉरगॉड एकेडमी। उसे फ्रीडम मिली, पर उस फ्रीडम के साथ 6 लॉ इम्प्रिंट थी। ये स्पिरिचुअल नहीं थी, ये डिग्री के फ्रेगमेंट्स थे। जहाँ भी जाए ग्रेट द फिगर्स, हमें बताया जाता है ये डिग्री स्पिरिचुअल नहीं थी, ठीक है, ये डिग्री का फ्रेगमेंट थे। जहाँ भी जाते ग्रेट फिगर्स उसे महसूस कर सकते थे। और फिर सियाह को अकेला निकल पड़ता है, सियाह अकेला निकल पड़ता है यार, वो शोर शराबे से दूर। ग्रेट ईन रिवर पर एक छोटी सी बोट में। ब्लैक रिवर शांत है पर ऑपरेसिव, और जहाँ फ्लो तेज होता है वहाँ थंडर ड्रैगन जैसे गरजता है। लोग पीछे से ताना मारते हैं, प्रिजनर होकर साइटसीइंग कर रहा है, साइट सीइंग कर रहा है, ठीक। पर हुआंग उन सबको इग्नोर करता है। वो मछली पकड़ता है, विशियस बीस्ट को रोस्ट करता है जैसे कल के दिन एग्जिस्ट ना करता हूँ। ये मेंटल स्ट्रेंथ थी, प्रेशर के नीचे भी डिग्निटी थी। और जब कुन पेंग ग्रेट ईन रिवर से निकलता है तब भी वो बिना रुके निकल जाता है। सेटिंग है, वाह भाई, सेटिंग सन वैली में नाम है, ठीक है। वो अनडाइंग फ्लेम्स के रिमेंट्स को महसूस करता है। 2 दिन तक स्टैचू जैसे खड़ा रहता है यार, और फिर दाव कॉम्प्रिहेंशन करता है। ये सब देखकर लोग शौक में थे। ये मरने के डर में जी नहीं रहा, ये जीने के लिए कल्टीवेट कर रहा है। और फिर वो वेस्ट की तरफ बढ़ता है, जहाँ अनडाइंग एनर्जी सबसे ज़्यादा डेंस होती है, जहाँ सिर्फ नाम लेने से लोग कांप जाते हैं। स्कारलेट किंग का रेसिडेंस, जैसे एक ऐसा एग्जिस्टेंस जो इमॉर्टल किंग को अपने वेपन से मार चुका था। लोग रुक जाते हैं, सांस तक अटक जाती है, और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, हुआंग यहाँ आया है। क्या वो आज हिस्ट्री को दोबारा छेड़ने आया है? मतलब वही कुछ हुआ था, ठीक है, उसको दोबारा छेड़ने आया है, हिस्ट्री को दोबारा छेड़ देगा। क्या हुआंग यही हो रहा था, ठीक है। तो चलिए एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।